तो सपोज़ करिए कि आपको एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम देने के लिए बाहर निकलना था और आपके पड़ोसी जो हैं बाहर से आपके घर के बाहर से ताला लगा कर के चले गए। अब आप क्या हुआ, घर में चार दीवारी के अंदर पैक हो गए। इससे क्या हुआ, आपका जो स्वतंत्रता है ना वो क्या हो गया, स्वतंत्रता में रुकावट आ गई। हालांकि इस बारे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में भी पढ़ा होगा और आईपीसी भारतीय दंड संहिता का 339 और 340 में भी इस बारे में पढ़ा होगा। लेकिन लॉ ऑफ थॉट में एक वर्ड आता है मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रीजमेंट। इसके बारे में आपको डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट का फॉल्स इम्प्रीजमेंट और मैलिसियस प्रोसिक्यूशन के बारे में, यानी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बारे में। मैंने एक सीन इसलिए आपको इमेजिन कराया ताकि आप इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लीजिए। मिथ्या मतलब गलत, कारावास मतलब इम्प्रीजमेंट। जब आपको गलत तरीके से आपकी स्वतंत्रता को रुकावट डाल दी जाती है और चार दीवारी के बीच में आप रह जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक ये फॉल्स इम्प्रीजमेंट कहलाता है। लेकिन ये जानना ही तो काफ़ी है नहीं आंसर राइटिंग के लिए। आंसर राइटिंग के लिए तो आपको डिटेल में कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और कंसेप्ट क्या है, बिना फैक्ट के बिल्कुल ही अधूरा है। तो दोनों को साथ कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको मिथ्या कारावास को डिफाइन करना है। तो मिथ्या कारावास का डेफिनेशन, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बिना किसी औचित्य के अवरोध लाना, मतलब बिना किसी कारण के अवरोध मतलब रुकावट लाना है। किस चीज़ की रुकावट, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे। अब ये सिर्फ हमने अर्थ लिख दिया, लेकिन इसमें क्या है कि आपको किसी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि और अगर किसी थिंकर की डेफिनेशन नहीं है तो आप केस के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं, रतन लाल धीरज लाल के मुकदमे में न्यायालय द्वारा मिथ्या कारावास की परिभाषा दी गई और कहा गया कि मिथ्या कारावास एक ऐसा टॉर्ट है, यानी अपकृत्य का सब्जेक्ट है, जिसके आधार पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से पूरी तरह से रुकावट डाल दी जाए। तो इस प्रकार की रुकावट को डालने के लिए उस व्यक्ति जिसने रुकावट डाली है ना, उस व्यक्ति और प्राधिकारी को कोई विधेयक औचित्य ना प्राप्त हो, कोई लॉजिक ही नहीं है उसको कि किसी की स्वतंत्रता में रुकावट डाले। और इस आधार पर मिथ्या कारावास से संबंधित मूल तत्व ही यही है कि अगर आपकी वजह से किसी के दूसरे की स्वतंत्रता बलपूर्वक या पूर्ण रुकावट होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी इजाज़त कानून देता ही नहीं है, तो वो क्या है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट है। तो इस तरह से मिथ्या कारावास को आपने समझ लिया। अब हमें क्या करना है, मिथ्या कारावास के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, तभी इसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे दैहिक स्वतंत्रता भी आती है। जैसे चारों ओर से दीवार से अगर आप गिर जाते हैं, उसके भीतर बंद है, तो वो मिथ्या कारावास। धमकी देना है किसी को, कि धमकी दे दिया, आपको किसी ने धमकी दे दिया कि अगर तुम एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम देने निकले तो मैं अपना पालतू कुत्ता छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। तो आपको उस धमकी से आप डर गए, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ स्वभाव से डरते हैं, कुछ स्वभाव से बहादुर होते हैं। आप डर गए और घर से बाहर निकले ही नहीं, और आपकी स्वतंत्रता का तो हनन हुआ ही, आपका एग्ज़ाम भी छूट गया। तो ये सब क्या है, दैहिक स्वतंत्रता छीनना है, चाहे वो धमकी दे के हो या बल लगा करके या दिमाग लगा करके। अब इसके आवश्यक तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट होना, सबसे पहला एलिमेंट आपको ध्यान रखना होगा, मिथ्या कारावास वो तभी कहलाएगा जब किसी की स्वतंत्रता में रुकावट आए। अब रुकावट सृजनात्मक भी हो सकती है, अपने अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए रुकावट हो जाता है। तो इसमें ग्रेनर बनाम हिल का वाद प्रसिद्ध है, और इस वाद का बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको लिखना है ग्रेनर बनाम हिल का वाद। अब अगर आप कंधे पर किसी को हाथ रख करके रोकते हैं, वो भी आपका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट डालना होता है, अगर आप उसकी परमिशन के बिना रखते हैं तो। दूसरा है स्वतंत्रता की गैर कानूनी रुकावट। गैर कानूनी मतलब बर्ड बनाम जोन्स का मुकदमा था। न्यायालय ने एक सिद्धांत दिया कि मिथ्या कारावास का मतलब, सही मतलब, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बिना किसी कारण के, बिना किसी औचित्य के पूर्ण रूप से रुकावट पैदा करना होता है। भले ही इस प्रकार की रुकावट कितनी छोटे समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन अगर पूर्ण रूप से रुकावट हो गई है और वो भी गैर कानूनी ढंग से, बिना किसी औचित्य के, तो वो क्या है, मिथ्या कारावास है। अब जैसे किसी को, कोई है जो सड़क से जाने वाला है, वो पूर्व दिशा में जाना चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसको ज़बरदस्ती पश्चिम, दक्षिण या उत्तर दिशा की ओर ले जा रहे हैं, तो आपने उसको क्या किया, मजबूर किया किसी और दिशा में जाने के लिए, तो ये भी मिथ्या कारावास की श्रेणी में आ जाएगा। या किसी को आप मजबूर करते हैं एक ही दिशा में जाने के लिए, बाकी तीन डायरेक्शन को आपने बंद कर दिया, एक ही दिशा में मजबूर करते हैं किसी को जाने के लिए, तो वो भी उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो ये भी आंशिक मिथ्या कारावास के अंतर्गत आ जाता है।
तीसरा है पूर्ण स्वतंत्रता की रुकावट से संबंधित परिणाम। यदि वादी ये सिद्ध करने में असफल रहता है कि उसकी स्वतंत्रता पूर्ण रुकावट डाली गई थी तो कारावास आंशिक रूप से माना जाएगा और इसके लिए कोई मामला अभियोज्य होगा ही नहीं। मतलब कि वादी को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अवरोधित हुई थी। जैसे चारों तरफ से दीवार से अगर कोई गिर गया, उसको नहीं निकल पा रहा है वो, तो क्या हुआ, उसकी स्वतंत्रता अवरोधित हुई थी। इसके बाद चौथा है शारीरिक रुकावट का प्रमाण देना होगा। तो मिथ्या कारावास में वादी को सिद्ध करना जरूरी होता है कि प्रतिवादी ने जो काम किया उससे उसको शारीरिक रुकावट हुई और वो उसको गिरफ्तार करवाना, जैसे कि किसी को गिरफ्तार करके जेल में डलवा देना जब शक के बिना पर ही, तो ये क्या है, शारीरिक रूप से उसको कष्ट हुआ ना, उसका शरीर एक जगह बंद हो गया। लेकिन ये मिथ्या कारावास का मामला नहीं समझा जाएगा अगर दूसरा व्यक्ति उसके सामने झुक जाता है कि ये बोलकर कि वो सिर्फ अपने अधिकार का प्रदर्शन कर रहा था। अब इसके बाद है न्यायालय के भ्रमपूर्ण आदेशानुसार कारावास। मान लीजिए किसी को न्यायालय ने आदेश दिया है कि व्यक्ति को निर्णय के तहत कि विधिक अधिकार का प्रयोग करते हुए वादी को अंदर लाया जाए, तो मिथ्या कारावास का मामला नहीं चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आदेशानुसार काम हो रहा है। छठा है एजेंट द्वारा मिथ्या कारावास की कार्रवाई। यदि किसी सरकारी कार्यालय या कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा उसको कोई सूचना मिली है किसी व्यक्ति के बारे में और उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उस व्यक्ति को जिसके बारे में सूचना मिली है, मिथ्या कारावास में रखा जाता है कि सरकार और कंपनी का एजेंट जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें कारावास की कार्रवाई आदेशानुसार की गई है, तो ये क्या होगा, कारावास के लिए उत्तरदायी समझी जाएगी और एजेंट के रूप में उक्त कर्मचारी जिसने कि वास्तव में कारावास की कार्रवाई की है। इसमें आप ऑस्टिन बनाम डॉर्लिन का वाद लिख सकते हैं। ये वाद क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा तो नीचे में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस वाद को टाइप करके आपको बता दूंगी। फिलहाल अगला है अन्य व्यक्ति की अधिकार सीमा में सहमतिपूर्ण प्रवेश। अब टॉर्ट के अंतर्गत जब कोई एक व्यक्ति सहमतिपूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार सीमा में, जैसे मकान में अंदर प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ से शर्तों के अनुसार बाहर नहीं आ पाता है या विशेष सुविधाएं उसे नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मिथ्या कारावास का मामला न्यायालय से अभियोज्य नहीं हो सकता है। जैसा कि हर्ट बनाम वियर्डेल स्टील कोक एंड कोल कंपनी में हुआ था कि एक खान है जिसके अंदर काम करने का टाइम है 10 से 5। अब खान के जो कर्मचारी वो अंदर चले गए। अब एक कर्मचारी को अचानक से ये डर लगने लगा कि अब अंदर कुछ खतरनाक काम होने वाला है, तो उसने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे अब अंदर नहीं रहना है और मुझे बाहर जाना है। तो जो प्रतिवादी था उसने कहा कि अभी तो नियत समय ही नहीं हुआ बाहर जाने का, 10 से 5 का टाइम है मान लो, तो लेकिन तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा के विपरीत उसको वहाँ रुकना पड़ गया। तो मिथ्या कारावास के वाद में प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वादी को ये पता था कि निर्धारित समय 10 से 5 का है, उसको अंदर रोकना वैध है, मतलब उचित है, उसको रुकना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग भी तो रुके हुए हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, सहमतिपूर्ण प्रवेश किया था उसने। पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ मिथ्या कारावास या फॉल्स इम्प्रिजमेंट को सही मानना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, क्या औचित्य है? तो सबसे पहला होता है अगर कानूनी वारंट के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया गया तो वो कहाँ है, मिथ्या कारावास नहीं है। अगर संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया गया कि कहीं उससे और लोगों को खतरा हो सकता है और बाद में उसे छोड़ दिया जाए, तो ये भी मिथ्या कारावास नहीं है। यदि किसी के आत्मरक्षा या संपत्ति की रक्षा के लिए किसी को कहीं बंद कर दिया गया है, जैसे किसी से आपको खतरा लग रहा है, आपने उसको बाथरूम में या दरवाजा करके बंद कर दिया कमरे का और किसी चीज़ की रक्षा के लिए, तो वो क्या है, मिथ्या कारावास नहीं है। अगर दंगा हो रहा है कहीं पे, उस समय किसी को पकड़ के बंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो मिथ्या कारावास नहीं है। शासन के किसी अधिकारी की सहायता के लिए अगर किसी को बंद किया गया तो वो भी मिथ्या कारावास नहीं है। अगर कोई दूसरों के लिए खतरा बन जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी हरकतें दूसरों के लिए खतरा बन सकती हैं, उसको कहीं बंद करके रखा जाए, तो वो भी मिथ्या कारावास नहीं है। यदि किसी के पैतृक अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है, तो वो भी मिथ्या कारावास नहीं है। और युद्ध या विद्रोह के मामले में उस समय जो कारावास होता है वो भी मिथ्या कारावास नहीं है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के मामलों में जो काम किया जाता है वो भी मिथ्या कारावास नहीं है। और आपत्तिकालीन परिस्थितियों में अनिवार्य कारावास जो है वो भी मिथ्या क्या नहीं है, मिथ्या कारावास नहीं है। तो ये 10 पॉइंट है जब जब होता है कि सिचुएशन ऐसी है कि उसको मिथ्या कारावास नहीं माना जा सकता। अब चलते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन। देखो, हम सबके पास अधिकार है कि हम अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को फुल एंजॉय करें, और हमारा ये अधिकार क्या है, हमारे लिए सुरक्षित है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुरक्षित किया है। लेकिन कोई बदले की भावना, विद्वेष की भावना में आकर के किसी दूसरों को मानहानि करने के लिए, ऐसी असुविधा में डालने के लिए जब कोई काम करता है ना, गलत आरोप लगा देता है, मुकदमा चला देता है और मुकदमा हार जाता है, यदि वादी मुकदमा हार जाता है तो प्रतिवादी को अधिकार होता है कि वादी पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मुकदमा चला के क्षतिपूर्ति वसूल करें। ये होता है विद्वेषपूर्ण अभियोजन।
अगर किसी पे कोई निराधार कार्रवाई करता है जिससे कि उसकी संपत्ति, उसकी ख्याति या उसके शारीरिक उस पे किसी भी तरह का आघात होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो मुकदमा चला सकता है। इसको बोलते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन। अब इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं? एक तो प्रतिवादी द्वारा अभियोजन होना चाहिए। अभियोजन में विद्वेषपूर्ण आपराधिक अभियोजन प्रतिवादी द्वारा होना चाहिए, मतलब जिसके किया है ना वो ही कर सकता है। अब कि हमारे साथ हम इस मुकदमे से हमको ये क्षति हुई है, हमको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, ये उसकी तरफ से हो सकता है। दूसरा, वादी के पक्ष में कार्रवाइयों की समाप्ति। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर वाद चलाने हेतु वादी को ये भी प्रमाणित करना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा चलाई गई अभियोजन की कार्रवाई वादी के पक्ष में समाप्त हुई। अब वाद चलाने का कारण अभियोजन की कार्रवाई की समाप्ति की तारीख से शुरू हो जाता है और अभियोजन की कार्रवाई की समाप्ति अनिवार्य है। इसमें हॉरीमैन बनाम स्मिथ के वाद में कहा गया कि परीक्षण न्यायालय से वादी की सजा होने पर भी यदि वह अपीलार्थी न्यायालय से बरी हो गया तो अभियोजन की समाप्ति वादी के पक्ष में मानी जाएगी और उसे क्षतिपूर्ति हेतु वाद लाने का अधिकार प्राप्त होगा। तीसरा है अभियोजन हेतु युक्तियुक्त और संभाव्य कारण का अभाव, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड पोर्टेबल केसेस। अब इसमें क्या है? बिना किसी रीजनेबल कारण के अभियोजन अगर हुआ हो उसके ऊपर तो क्या कर सकता है? विद्वेषपूर्ण अभियोजन कर सकता है। चौथा है अभियोजन विद्वेष से हुआ। प्रमाणित करना होता है कि अभियोजन जो किया गया है वो विद्वेष के कारण हुआ। इसमें केस है पद्मनाभन गंगाधरन बनाम माधवन गंगाधरन, जिसमें केस में क्या है ये आप सुन कि प्रतिवादी ने एक झूठी शिकायत करके वादी के विरुद्ध बिना किसी आधार के वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार करवा दिया। बाद में शिकायत वापस ले ली, पर न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी का आचरण वादी के प्रति विद्वेष की उपधारणा स्थापित करना था। बदले की भावना से उसने ऐसा किया जिससे उसके ख्याति, उसके सम्मान को भी क्षति हुई है। तो क्या है ये? विद्वेषपूर्ण अभियोजन है। पांचवा है वादी को क्षति, डैमेज ऑफ प्लेंटिफ। तो द्वेषपूर्ण अभियोजन के आरोप में क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए जरूरी है कि वादी ये सिद्ध करे कि डिफेंडेंट ने उस पर झूठा मुकदमा चलाया था और उसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंची है, और यह क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है। उसका रेपुटेशन खराब हो सकता है, उसको शारीरिक क्षति हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को क्षति हो सकती है, लेकिन क्षति को उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब बात है कि मिथ्या कारावास और विद्वेषपूर्ण अभियोजन में अंतर क्या है। चार्ट बना लीजिए। मिथ्या कारावास में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गलत ढंग से अवरोध उत्पन्न करना होता है, जबकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन में आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने से होता है। मिथ्या कारावास गलत ढंग से वादी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकता है, जबकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन में आपराधिक दंड विधि की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो होता है। मिथ्या कारावास में कार्य द्वारा सीधे क्षति पहुंचती है, जबकि इसमें न्यायालय द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है। क्षति कब होती है? जब कोई केस न्यायालय तक पहुंच जाता है। मिथ्या कारावास में औचित्य को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पे होता है, जबकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन में प्रमाणित करने का दायित्व वादी के ऊपर होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पूरी कहानी आपको अच्छे से समझा दी है। मिथ्या कारावास में वादी को ये प्रमाणित करना जरूरी नहीं है कि प्रतिवादी विद्वेष से, बदले की भावना से प्रभावित था, जबकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन में यह प्रमाणित करना पड़ता है कि बदले की भावना में किया गया है। मिथ्या कारावास में कारावास अपने आप में एक अपकृत्य है और अभियोजन स्वयं के अपकृत्य नहीं है, बल्कि युक्तियुक्त और संभाव कारण के अभाव में द्वेषपूर्ण होने पे यह अपकृत्य हो जाता है। बदले की भावना के कारण वो अपकृत्य हो जाता है। तो इस तरह से मिथ्या कारावास और विद्वेषपूर्ण अभियोजन यानी फॉल्स इम्प्रिजमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में बेसिकली 7 अंतर है, जिसको आपको और अच्छे से डिटेल में डील करके लिखना। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं। अब इन पॉइंट्स को आप केसेस इमेजिन करके या केसेस के थ्रू लिख सकते हैं, और कीवर्ड्स को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासकर मिथ्या कारावास और विद्वेषपूर्ण अभियोजन के जो कीवर्ड्स हैं ना, वो 7 कीवर्ड्स अंतर वाला वो लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन आपको अपने तरह से लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कंक्लूजन भी बता दूँगी। फिलहाल कोशिश करिए कि कंक्लूजन आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, कंक्लूजन लिख करके बताइए कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से कंक्लूड करिएगा, और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लासेस थोड़ी फास्ट लगती हैं तो आप प्लेबैक जो स्पीड है ना उसको स्लो करके आराम से सुन सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि इसे दोबारा एक बार और सुन लीजिए और तब पॉइंट को नोट करिए, तो आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कोशिश की है कि 2 किताब और बैक ईयर क्वेश्चन को मिला करके 15 मिनट में एक टॉपिक को अपनी भाषा में प्लस केस स्टडी और फैक्चुअल और कंसेप्ट के साथ मिला के एक प्रॉपर आंसर तैयार करवा सकूं, ताकि LLB लॉ का 2nd सेमेस्टर का जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको आंसर राइटिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा नॉलेज जो होता है ना वो कलेक्शन हो जाता है, उसमें से सेलेक्ट करके लिखना बहुत आसान होता है। इसलिए कलेक्शन से ज़्यादा आप सिलेक्शन पे अपने आपको विश्वास दिलाइए, और प्रॉपर तैयारी तभी होती है।